देखो हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर इज, है ना, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये नेम पढ़ी के आपको समझ में आ रहा होगा कि रिवॉल्यूशन कहाँ पर आया होगा? फ्रांस में, है ना। फ्रांस जान रहे हो ना, फ्रांस ये कंट्री कहाँ पर है? यूरोप में है ना, यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का कंट्री है फ्रांस, है ना। और फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन आया था, है ना। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? हाँ, एक सडन रैडिकल सोसाइटी में चेंज ले आना। मान लो गवर्नमेंट या सोशल ऑर्डर के खिलाफ, जो भी गवर्नमेंट है या सोशल ऑर्डर है और पब्लिक को वो पसंद नहीं आ रहा है, तो पब्लिक ने क्या किया? फोर्स की मदद से, मतलब फोर्सिबली उस गवर्नमेंट को या उस सोशल ऑर्डर को चेंज कर दिया, पब्लिक ने मिलकर, यूनिटी में आकर। तो दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन आया था, वहां के पब्लिक ने रिबेलियन कर दिया था, रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया था। किसके खिलाफ? मोनार्क के खिलाफ। वहां का जो मोनार्क था, दैट इज किंग, फ्रांस का जो किंग था, है ना। और क्यों उन्होंने ये रेबेलियन या रिवॉल्यूशन क्रिएट किया? तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि वहां का पब्लिक इतना गुस्सा गया किंग से, और उन्होंने ये रिवॉल्यूशन क्रिएट किया और फ्रांस में मोनार्की को खत्म कर दिया। और जब मोनार्की खत्म हुआ तो फिर फ्रांस में सबसे पहले आया था मोनार्की। जब खत्म हुआ तो फ्रांस के लोगों ने क्या बोला कि फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना। देखो जो किंग था ना, किंग के पास एब्सोल्यूट पावर था, किंग के पास अनलिमिटेड पावर था, किंग जो बोलता था वही रूल होता था। तो ये तो बहुत ज्यादा पावर है ना, इतना पावर किसी को भी करप्ट कर सकता है। जब आपके पास इतना ज्यादा पावर है, अब आप मान लो आपके पास इतना पावर है, आप मान लो रोड पे टहलने ही निकले या पार्क में टहलने निकले, आपको किसी पे गुस्सा आ गया, अब आपके पास तो अनलिमिटेड पावर है, आप उसको मरवा भी सकते हो और आपको कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड पावर। तो ये क्या किसी सोसाइटी के लिए अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं ना है। तो किंग के पास है ना अखिलेश, एब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर था। उसी पावर के खिलाफ ये फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया और उन्होंने बोला कि किंग के पावर को लिमिट करना है, किंग का पावर एब्सोल्यूट अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे किया जा सकता है? उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दो कि किंग क्या मैक्सिमम कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? उसके पावर्स को लिमिट कर देगा। जैसे इंडिया में ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पोस्ट है जिसके पास काफी ज्यादा पावर है? द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपको क्या लगता है? प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन उनके पावर को कौन लिमिट कर रहा है इंडिया में? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगा, गवर्नमेंट में जो लोग होंगे किसके किसके पास क्या क्या पावर होगा और कितना पावर होगा, और वो क्या पावर एक्सरसाइज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है। समझ में आ रहा है ना? तो यही सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कि हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो आज दुनिया के कई कंट्रीज में वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और वो 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या था? बोलो। हाँ, फर्स्ट इज लिबर्टी, सेकंड इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, है ना। ये तीनों कॉन्सेप्ट कहां से आया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। आज आप देख लो इंडिया का जो प्रीएम्बल है उसमें भी ये तीनों वर्ड आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? प्रीएम्बल जानते हो ना इंडिया का? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रंट पेज है जिस पे लिखा हुआ है कि इस प्रीएम्बल मतलब दैट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है ना। तो एक तरह से समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन का समरी, कंक्लूजन वो क्या है, दैट इज प्रियम्बल। तो जब आप इंडिया का प्रियम्बल देखोगे उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ये तीनों वर्ड दिखेगा। और सोचो ये आया कहां से, ये सब वर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया और पूरे दुनिया में स्प्रेड कर गया ये कॉन्सेप्ट जब लोगों ने पढ़ा उसके बारे में। तो अब हम लोग क्या है, अब क्योंकि हमें ये सब फ्री में मिला, तो जानते हो ना फ्री के चीजों का इज्जत नहीं होता है। जो चीज हमें फ्री में मिलता है हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। समझ में आ रहा है ना, उसका रिस्पेक्ट जल्दी नहीं करते हैं। ये जो हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, आज देख लो, अगर अभी मान लो इंडिया का मान लो जो करंट गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ गलत काम करता है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपको लिबर्टी है, आप कर सकते हो। भारत के आजादी के पहले ऐसा नहीं कर सकते थे, कोशिश करते थे सब क्रिटिसाइज करने का गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उनको काफी पनिश करता था। कई लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा के कहां डाल दिया था, काला पानी का सजा दे दिया था। जान रहे हो ना वो कौन सा जेल है जो अंडमान एंड निकोबार में है, सेल्यूलर जेल है ना, कहते थे ना काला पानी का सजा हो गया है ना, उन लोग को उठा के कहां डाल दिया जाता था, सेल्यूलर जेल में डाल देते थे सब। बताइए उस समय लिबर्टी नहीं था, आज आपको लिबर्टी है, आप जो मन में आए वो सोच सकते हो, जो मन में आए वो कह सकते हो, जो मन में आए वो कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, कई लोगों ने अपना जान दिया है, अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया है ताकि आने वाले लोगों को क्या मिल सके, लिबर्टी मिल सके। इंडिया ही में देख लो कितने फ्रीडम फाइटर्स सैक्रिफाइस हो गए, है ना, मंगल पांडे से लेते लेते, भगत सिंह से लेते लेते कई लोग सैक्रिफाइस हो गए, तब ना आज जाके हमें ये लिबर्टी मिला है। और हम लोग इस आजादी का क्या बना दिए, मजाक बना दिए, हल्का में ले लिए, है ना, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, नहीं लेना है। आप इस बात को समझो, इस लिबर्टी को पाने के लिए बहुत एफर्ट किया गया है। आप समझ रहे हो भगत सिंह कितने साल के थे जब उनको फांसी हो गया, 20 है ना, 21 या 23 ईयर्स उसी के आसपास थे। अब बताओ इतने कम एज में उनको फांसी का सजा हो गया, और एकदम वो बिना डरे हुए कह रहे वो इतना, है ना, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला लटका देंगे तुमको, तो भगत सिंह क्या बोले, लटका दीजिए। समझ में आ रहा है ना, फांसी का सजा दे दीजिए हमको। आपको क्या लगता है हमको डर लगता है? आप हमको फांसी का सजा दे देंगे तो एक पूरा आक्रोश का सैलाब आ जाएगा इंडिया में, लोग देखेंगे कि गलत हुआ है। आज एक भगत सिंह है, जिस दिन इस भगत सिंह के बारे में लोग पढ़ेगा वैसा सैकड़ों भगत सिंह क्रिएट हो जाएगा, और वो हुआ भी फिर। समझ में आ रहा है ना, तो कई लोगों ने अपने लाइफ तक को सैक्रिफाइस किया कि हमें लिबर्टी मिल सके, इसको लाइटली नहीं लेना है। समझ में आ रहा है ना, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सब कॉन्सेप्ट मिला, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। इक्वालिटी मतलब जान रहे हो ना, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। आज जो इंडिया का कानून है सब कोई इक्वल है उसके सामने, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। समझ में आ रहा है ना, वो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं होता है कि कोई, अगर मान लो कोई बहुत अमीर आदमी है, उसने कुछ गलत काम किया तो उसको सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसको सजा मिलेगा अगर उसने गलत काम किया है तो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, है ना। इक्वालिटी ऑफ लॉ, ये इक्वालिटी पहले नहीं था, इस बात को समझो। जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे, फ्रांस में कुछ लोग ऐसे थे जिनको बाय बर्थ प्रिविलेज था। मतलब जैसे फ्रांस में एक नोबिलिटी, एक क्लास था, है ना, जो नोबल पीपल थे, एलीट क्लास जो था वहां का, जो रिच लोग थे, है ना, उनके फैमिली में जो पैदा हो जाता था बाय बर्थ उनको ये एडवांटेज हो जाता था, क्योंकि वो नोबिलिटी में पैदा हुए हैं तो उनको टैक्स नहीं देना है, जिंदगी भर उनको टैक्स नहीं देना है। टैक्स कौन देगा? तो पीजेंट देगा, जो गरीब है, फार्मर है, आर्टिसंस है, क्राफ्ट्समैन है, वो टैक्स देंगे। लेकिन जो नोबिलिटी के क्लास में पैदा हो गया उसको टैक्स, ऐसा अनइक्वल लॉस था पहले। समझ में आ रहा है ना, आज नहीं है, आज इक्वालिटी है। तो इसके लिए लोगों ने मेहनत किया है। समझ में? फ्रैटर्निटी मतलब जान रहे हो ना, ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए, है ना।
है ना, किसी भी कंट्री का ब्रदरहुड, भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है। समझ में आ रहा है ना? आपका लोग ब्रेन वॉश करने आएंगे, आपको बोलेंगे कि ये फलाना फलाना कम्युनिटी का है, हम फलाना फलाना कम्युनिटी से हैं, वो कम्युनिटी वाला वैसे क्या, चलो उसको मार दो। मार दोगे जाके? हैं? करिए, मार देंगे। कैसे मार दोगे जी? मारना नहीं है, ध्यान से सुनो, इस बात को समझो, ये सब ब्रेन वॉश करने का तरीका है। इस बात को समझो आप, आज का सोसाइटी लिबरल है, इक्वालिटी ऑफ लॉ है, फ्रैटर्निटी है। आप इस बात को समझो। हमारे कंट्री में, जैसे इंडिया का ही बात कर लो, इंडिया में एक बुक है जिसका नाम पहले आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, अब उसका नाम चेंज हो गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ऐसा किताब है भारत देश में, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई ये गलत काम किया तो उसको क्या सजा मिलेगा, ये गलत काम किया तो क्या सजा मिलेगा, ये गलत काम किया तो क्या सजा मिलेगा। ऐसा पूरा ये एकदम मोटा सा किताब है। तो कभी भी कोई गलत काम करे तो आपको बाय लॉ जाना है। हर एक गलत काम का सजा लिखा हुआ है इसमें, सजा देने का काम लॉ का है। हमने ये सोसाइटी क्रिएट किया ना, इस बात को समझो। जो पीस है ना, पीस, शांति जो होता है ना, पीस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप तरक्की तभी कर सकते हो जब समाज में पीस होगा। पीस होगा तभी आप अपना बर्थडे खुशी खुशी मना पाओगे, केक वेक काटोगे, पापा मम्मी को बोलोगे कि ये फलाना फलाना रेस्टोरेंट खुला है, स्विगी में इसमें 50% का ऑफर दिखा रहा है, आज चलिए हो जाए, आज डबल खाना खाएंगे। समझ में? ये आप कब कर सकते हो? जब पीस हो, है ना। संडे को, अच्छा आज मौसम बहुत सुहावना है, इको पार्क चलते हैं। ये आप कब कर सकते हो? जब सोसाइटी में पीस हो। आप इस बात को समझना, कुछ लोग हम लोगों के ब्रेन को वॉश करते हैं ताकि उनका फायदा हो सके। तो लेकिन आप इस बात को समझो, आपका तरक्की तभी होगा जब सोसाइटी में पीस रहेगा, शांति रहेगा, खुशहाली रहेगा, तभी तो आप तरक्की कर पाओगे। अब आपको डर है, फिर कहीं से भी मिसाइल गिर सकता है। समझ में आ रहा है ना? आप जाओगे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने, आप घर में गड्ढा खोद के अंदर चल जाओगे। समझ में आ रहा है ना? आप बेसमेंट बना के छुप जाओगे उसमें, या बाहर घूमने जाओगे। आज देख लो ईरान में क्या हो रहा है, सीरिया में देख लो क्या हो रहा है, गाजा में देख लो क्या हो रहा है। हजारों हजार लोग मर चुके हैं, बच्चे अनाथ यतीम हो चुके हैं, है ना। बच्चा सबको भी मार दे रहा है, सब स्कूल पे भी मिसाइल गिरा दे रहा है। मतलब इस कंडीशन तक ह्यूमैनिटी डिग्रेड कर चुका है आज के वर्ल्ड का। आप समझ रहे हो ना? थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम इस कम्युनिटी से, तुम फलाना कम्युनिटी से हो, पटक के मारेंगे। बताइए ये क्या है? ये सही चीज है? हाँ, कितना गलत चीज है। अब भाई ये सब हम लोग को इंडिया में नहीं करना है, इस बात को समझो। पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब नहीं करना है कि फलाना इस कम्युनिटी से, फलाना इस कम्युनिटी से, ऐसा किया जे, चलिए तो डंडा उठाइए। तो नहीं, आपको क्या करना है? आपको सबको समझाना, अरे टेंशन मत लो, गलत किया है ना, ये किताब है। समझ में आ रहा है ना? उसको इस किताब की तरफ दिखा देना कि ऐसा एक किताब एग्जिस्ट करता है भारत में, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसमें लिखा हुआ है कि हर गलत सजा का क्या है, तो कानून सजा देगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। जोश जोश में आदमी मार काट कर देता है, फैमिली वाले मर जाते हैं, जब होने के बाद फिर रियलाइज होता है कि क्या हो गया, जब उसका कमी खलता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग तभी तरक्की कर सकते हैं जब पीस हो सोसाइटी। तो इस बात को ध्यान रखना। और ये सब पीस आज सोसाइटी में क्यों है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब कॉन्सेप्ट आया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो इसको समझना है हमें, है ना? ये सब समझ में आ रहा है ना जो बोल रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है, ध्यान रखना। सोशल फैब्रिक सही होगा तभी वहां पे मैथ साइंस डेवलप करेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो ये चैप्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। 1789 मतलब आज से कितना साल पहले? 1789, 1889, 1989, है ना? लगभग आज से, है ना, लगभग 245, 245, 246 ईयर्स पहले। समझ में आ रहा है ना? 250 साल पहले लगभग। समझ में आ रहा है ना? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, द सिटी ऑफ पेरिस was in a state of alarm.
जो पेरिस का सिटी था वहां पे कुछ खतरनाक चीज कुछ हो रहा था, है ना, कुछ अलार्मिंग हो रहा था। तो पहले तो ये डेट अंडरलाइन करो, 14 जुलाई 1789 अंडरलाइन कर लिया ना, जो जो बोल रहा हूं उसको अंडरलाइन करते जाओ। 14 जुलाई 1789। उसके बाद अंडरलाइन करो पेरिस, अंडरलाइन करो पेरिस। पेरिस कहां का कैपिटल है? फ्रांस का। पेरिस लिख लो, साइड में आप लिख लो, बुक में साइड में जगह है ना, फर्स्ट पेज। कहां तुम पढ़ रही हो? फर्स्ट पेज पे आओ। नहीं, इसके पहले एक पेज है, पीछे जाओ। हाँ दिखा, तो देखा ना सृष्टि, वहीं तो कह रहे हैं। वहां बगल में लिखो, लिखो पेरिस, उसमें एरो देकर लिखो कैपिटल ऑफ फ्रांस। पेरिस क्या है? कैपिटल ऑफ फ्रांस। देखो उस दिन क्या हुआ है 14 जुलाई को, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने आर्मी को बोला है कि पेरिस सिटी में जाओ। पक्का वहां कुछ हो रहा होगा, तभी ना किंग बोलेगा, कुछ तो होने वाला है। पढ़ते हैं आगे। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। मतलब ऐसा र्यूमर, र्यूमर मतलब जानते हो ना, अफवाह। जरूरी नहीं कि वो सच हो सकता है, अफवाह फैल गया लोगों के बीच में कि किंग क्या करने वाला है, आर्मी को बोलने वाला है कि सिटीजन्स को शूट कर दो। कहां पर? पेरिस में। कहां पे? पेरिस में। देखो लिखा हुआ है, सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form people's militia। 7,000 लोग इकट्ठा हुए हैं टाउन में, सिटीजन, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग मिलकर क्या बनाएंगे? पीपल्स मिलिशिया। पीपल्स मिलिशिया मतलब आम जनता मिलिट्री में कन्वर्ट हो गया। कैसे? तो आसपास जो भी डंडा वंडा जो भी दिखाई दे रहा है, अरसा फरसा सब उठा लिया सर। समझ में आ रहा है ना? लड़ाई करने के लिए, तो उसी को बोला जाता है पीपल्स मिलिशिया। पीपल, सिटीजन किसमें कन्वर्ट हो गया? आर्मी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और जो वहां का लोग है, सिटीजन है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में तोड़फोड़ कर रहा है। क्या ढूंढने के लिए? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, गन, बंदूक, ये सब ढूंढने के लिए कि लड़ाई करेंगे किससे? राजा से। समझ में आ रहा है ना? राजा का क्या बजा देंगे? बाजा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। है ना, पेरिस का जो ईस्टर्न पार्ट है उधर गया, जो 7,000 पब्लिक सब था, एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बैस्टिल। और एकदम तोड़ फोड़ मचा दिया। एक फोर्ट था, किला था वहां पर, उस किले का नाम क्या? अंडरलाइन करो, बैस्टिल। उस किले का नाम क्या है? बैस्टिल। देखो तो नीचे देखो फोटो भी बना के रखा है सभी, देखो तो पूरा गोली वोली एकदम। तोप भी ले आया क्या सब? अच्छा बताइए, तोप भी ले आया सब उठा के। अब पूरा किला पे एकदम फायरिंग किए हुए सब, धुआं धुआं कर दिया है सब। देख रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए इसके आगे नेक्स्ट। और वो सब बैस्टिल फोर्ट पे अटैक कर दिया है। उन लोग को लग रहा है कि बैस्टिल फोर्ट के अंदर भी काफी सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, इसको भी तोड़ेंगे और यहां से आर्म्स एंड एम्यूनिशन इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, लड़ाई वड़ाई हुआ। बैस्टिल का जो कमांडर था, बैस्टिल फोर्ट को देखने के लिए राजा एक कमांडर रखा होगा ना, और कमांडर भी उसमें मारा गया है कि नहीं? और बैस्टिल क्या था? एक प्रिजन था। वो जो फोर्ट था वो एक प्रिजन था, उसमें प्रिजनर्स को रखा जाता था। तो जब ये अटैक हुआ तो उसमें 7 प्रिजनर्स थे, वो सब आजाद हो गए। ठीक है। द बैस्टिल वॉज हेटेड बाई ऑल। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि फ्रांस या पेरिस का जो पब्लिक था वो बैस्टिल को हेट क्यों करता था? बैस्टिल तो एक किला है, उससे वहां का पब्लिक नफरत करता था। क्यों? क्योंकि वो किंग के डिस्पोटिक रूल को रिप्रेजेंट करता था। किसको रिप्रेजेंट करता था? देखो अंडरलाइन कर लो। Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. Because it stood for the despotic power of the king. जहां डेस्पोटिक, साइड में लिख लो डेस्पोटिक का मतलब क्या होता है। साइड में खाली जगह है ना, लिखो डेस्पोटिक का मतलब क्या होता है। एरो देकर लिखो, एब्सोल्यूट कॉमा अनलिमिटेड पावर।
मतलब अगर किसी के पास एब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके पास डिस्पोटिक पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। अगर वो इतना पावर है कि अगर वो आदमी कुछ गलत भी करेगा तो हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। डिस्पोटिक का मतलब समझ में आ रहा है ना, लिख लो साइड में, एब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर used in a cruel oppressive manner। absolute unlimited power used in a cruel oppressive manner, मतलब इतना ज्यादा पावर है और उसको किंग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ये डेस्पोटिक का मतलब होता है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्योंकि सब नफरत करता था बैस्टिल से, क्योंकि बैस्टिल किसको रिप्रेजेंट करता था, द डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग। वो सब गया, पूरा बैस्टिल फोर्ट को तोड़ फोड़ दिया और उसके बाद वो सब फोर्ट के टुकड़ा को इकट्ठा करके ले आया, है ना, अपने घर में रख लिया छोटा छोटा पीस याद के तौर पे। गए थे आज उस दिन एकदम राजा का किला का एकदम, है ना, किला को टाई टाई फिश कर दिए थे उस दिन। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद क्या, तोड़ के आओगे तो उसके बाद क्या कहोगे, अगर मान लो सबसे पीछे भी थे तो बाद में तो कहानी बनाए गए सबसे आगे हम ही थे, उसका 4 मीनार तो अकेले हम गिराए थे। समझ, कमांडर को तो 3 गोली हम अकेले मारे थे, चौथा पता नहीं कौन बगल से मार दिया। समझ में आ रहा है ना। तो वो सब याद के तौर पे आदमी रख लिया। तो देखो, आप कहीं भी जब घूमने जाते हो ना, जब आप कहीं भी घूमने जाते हो या किसी जगह पे जाते हो, तो अगर आप वहां से कुछ ले आते हो याद के तौर पे, तो उसको सुवेनियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुवेनियर। हाँ, सुवेनियर, सुवेनियर। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो, सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में सुवेनियर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, SOUVENIR। तो जो पब्लिक गया था बैस्टिल के फोर्ट को तोड़ने के लिए, वो वहां से सब ईटा पत्थर छोटा छोटा ले आया एज अ सुवेनियर, याद के तौर पे। गए थे, भौकाल मचा दिए एकदम। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, है ना। अब एक बार जब पब्लिक ऐसा कर देगा तो राजा भी गुस्साएगा कि नहीं, तो फिर पूरे फ्रांस में रायट्स होने लगा। रायट्स मतलब दंगा भड़कने लगा, लोग मतलब आर्मी से लड़ जाते थे। समझ में आ रहा है ना। तो ये पेरिस में भी रायट से स्टार्ट हो गया और कंट्री साइड में भी। कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज में, विलेज वाले एरियाज में, है ना। रूरल विलेज वाले एरिया को कंट्री साइड बोला जाता है ना। रायट मतलब जानते हो ना, दंगा फसाद जो भड़क जाता है पब्लिक के बीच में, दैट इज रायट। तो रायट होने लगा पूरे पेरिस में, फ्रांस में, कंट्री साइड्स में, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। चलो हमें एक रीजन पता चल रहा है कि पब्लिक क्यों गुस्साया हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में महंगाई बहुत बढ़ गया है। लिखा हुआ है ना, हाई कॉस्ट ऑफ ब्रेड। और उस समय की एक कहानी भी बहुत मशहूर है कि पब्लिक कह रहा था कि बहुत महंगाई बढ़ गया है, गलत बात है, हम लोग खा पी नहीं पा रहे हैं, है ना, ब्रेड नहीं है खाने के लिए हमारे पास। तो उस समय जो फ्रांस की रानी थी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, ऐसा बोला जाता है कि ये फ्रांस के रानी का स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास ब्रेड नहीं है खाने के लिए तो आप केक खाइए। अब अगर ये पब्लिक सुन लेगा, समझ में आ रहा है ना, तो कितना गुस्सा आ जाएगा। मतलब कि रानी मजाक बना रही है, ब्रेड नहीं है खाने के लिए तो केक खाइए। अरे ब्रेड का पैसा ही नहीं है, हम केक खरीद लेंगे। उसके बाद फिर रानी को केक खिलाया था सर। समझ में आ रहा है ना। रानी को लेटा दिया था सर और रानी के गर्दन पे गिरा दिया था गुलेटिन। गुलेटिन ब्लेड होता है, ऐसे ऊपर से ब्लेड गिरा खचाक से गर्दन पे, और रानी क्या हो गई, गुलेटिन हो गई। समझ आ रहा है? और सिर्फ रानी को ही गुलेटिन नहीं किया सर, इतना गुस्साया हुआ था कि राजा को भी गुलेटिन कर दिया सर। समझ आ रहा है ना। बताइए तो, खतरनाक था सर। नहीं, इसीलिए किसी को हद तक परेशान करिए, इतना नहीं परेशान कर दीजिए कि उसको आपको बुलेटिन करना पड़ जाए। समझ में आ रहा है ना। फ्रांस का पब्लिक सोचो कितना गुस्सा गया कि राजा रानी को पकड़ के बुलेटिन कर दिया सब। समझ में आ रहा है ना। बताइए तो। देखो इसमें लिखा भी हुआ है,
ये खाना, ये सब महंगाई महंगाई तो बढ़ा। हिस्टोरियंस का मानना है कि फ्रांस में कई चीजें हुई, चेन ऑफ इवेंट्स हुआ। देखो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसा नहीं था कि पब्लिक आज शांति से बैठा हुआ है, अच्छा हाँ चलिए तो कल बैस्टिल का फोर्ट तोड़ने चलना है, उठ गया सब, नहीं ऐसे नहीं हुआ था। अरे चेन ऑफ इवेंट्स था, धीरे धीरे कुछ होते गया, पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना बढ़ गया कि उनके दिमाग में वोल्केनो फट गया, तो सब जाके फिर बैस्टिल फोर्ट को फोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना, ये सब चेन ऑफ इवेंट्स था, तब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। ऐसा नहीं है कि आज पेक उठा सबका चलो तो बैस्टिल फोर्ट तोड़, नहीं ऐसा नहीं, चेन ऑफ इवेंट्स था। और फाइनली मतलब फ्रांस का पब्लिक भी नहीं सोचा था ये, देखो लिखा हुआ है ना, दे ऑल्सो डिड नॉट एंटीसिपेट, सेकेंड लास्ट लाइन में ये वर्ड लिखा है एंटीसिपेट, अंडरलाइन करो तो एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मतलब एक्सपेक्ट। फ्रांस का पब्लिक ने भी नहीं ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग जाके राजा को ही मार देंगे एक दिन। समझ में आ रहा है ना, वो सबको भी नहीं लगा था कि एक दिन ऐसा है कि राजा को मार देंगे। बताइए, अब हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ फ्रांस में कि जाके सब राजा को क्या किया, गुलेटिन कर दिया। समझ में आ रहा है ना, मतलब सर को धड़ से अलग कर दिया। उस सब राजा के सर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फुटबॉल। समझ में आ रहा है ना, तो वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। नेक्स्ट देखो, देखो यहां लिखा हुआ है फ्रेंच सोसाइटी, फर्स्ट टॉपिक है हमारा। हर एक टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ टॉपिक के अंदर के बात को नहीं पढ़ना है, टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक का हेडिंग क्या है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए 18th सेंचुरी का मतलब क्या है। 18th सेंचुरी का मतलब है 1701 से 1800 तक, इसको बोलते हैं 18th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी क्या हो जाएगा, बोलो 1801 से 1900। तो 20th सेंचुरी क्या हो जाएगा, 1901 से 2000। तो 21st सेंचुरी क्या हो जाएगा, 2001 से 2100। हम लोग किस सेंचुरी में अभी, 21st सेंचुरी में। हम लोग किस सेंचुरी में, और आप में से कुछ लोग ये वाला भी ईयर देखोगे 2100। समझ में आ रहा है ना, आप में से जो लोग एकदम बढ़िया फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग हो सकता है कि देखो 2100। हम भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा चांस थोड़ा कम है, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी मैथ्स में होता है ना, क्योंकि मेरा ज्यादा है तो मेरा चांस कम है, आपका चांस ज्यादा है। अगर दोनों का चांस ठीक रहा तो दोनों का मुलाकात होगा, फिर आपको कोई टॉपिक पढ़ा देंगे, 2100 में मुलाकात करना है कि नहीं। तब तक तो अपने दिमाग में हम एआई वेआई सब लगवा लेंगे, समझ में आ रहा है ना, तब तक तो दिमाग और नेक्स्ट लेवल पे एआई लगवाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, एआई बनाते जा रहा है सब, तो हमें भी ब्रेन में लगवाना पड़ेगा ना। 2100 समझ में आ रहा है ना, 21st सेंचुरी याद रहेगा ना कैसे ये चलता है ईयर वाला सीक्वेंस। तो हम लोग किस सेंचुरी का कहानी पढ़ रहे हैं, और इस टॉपिक में देखो क्या लिखा हुआ है, लेट 18th सेंचुरी। देखो अगर कहीं पे लिखा होगा मिड, तो मिड मतलब 1701 और 1800 के बीच में क्या आएगा, 1750, दैट इज मिड। लेट मतलब हो गया 1770 के बाद, लगभग 1770-75 के बाद, 1770 या 1775 के बाद, मतलब जब 18th सेंचुरी खत्म होने पे आ गया है, 20-30 साल बचा है, दैट इज लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी का बात हो रहा है, यानी 1750 के आगे का बात हो रहा है। तो अभी हम लोग किस ईयर में हैं, हम लोग हैं लेट 18th सेंचुरी में, है ना। देखो लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ, देखो यहां लिखा हुआ है इन 1774, अंडरलाइन करो, 1774 में फ्रांस का किंग कौन बना, लुईस 16। और वो किस फैमिली को बिलोंग करता था, बर्बन फैमिली, है ना, जो बर्बन बिस्किट देखते हो ना,
वही वाला बर्बन, बर्बन फैमिली, वहीं से बर्बन बिस्किट बनाए होंगे सब, है कि नहीं? मतलब वो फैमिली नहीं बनाया होगा, बनाया कोई और होगा, बिस्किट को नाम दे दिया बर्बन, है कि नहीं? चलो 1774 में फ्रांस का किंग कौन बना? लुइस 16। और वो किस फैमिली को बिलोंग करता था? अंडरलाइन कर लो, बर्बन फैमिली। द किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, और जब वो राजा बना तब वो कितने साल का था? 20 years old। मतलब आपसे 5-6 साल बड़ा था बस। बताइए, राजा बन गया पूरे फ्रांस का। 20 साल में उसको बुद्धि भी होगा जी ठीक से। बहुत कम राजा हुआ है जिसको कम, जो यंग था और उसको बहुत मतलब नॉलेज था, ज्ञान था। जैसे वन ऑफ द किंग वॉज अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर वॉज हाईली नॉलेजेबल। अलेक्जेंडर के टीचर कौन थे? हिमसेल्फ द ग्रेट एरिस्टो। एरिस्टो जानते हो ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल नाम सुने होगे, उनका प्रोनाउंसिएशन एरिस्टो है। एरिस्टो वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर। समझ में आ रहा है ना? वैसे इंडिया में भी ऐसे कुछ कुछ किंग्स हुए जो कम एज में काफी इंटेलिजेंट थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, हिज टीचर वॉज चाणक्य। समझ में आ रहा है ना? तो जो बड़ा, जो मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी राजा सब हुआ है ना, उनका जो मतलब जो गुरु होता था, टीचर होता था, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। आप समझ रहे हो, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य इसी एरिया से थे ना, बिहार के एरिया से थे, है ना? और अलेक्जेंडर वॉज फ्रॉम मैसेडोनिया, इजिप्ट में वो कंट्री है ना? वैसे एक और भी किंग था, बाबर। बाबर भी काफी यंग एज में किंग बन गया था, है ना? वो तो बेचारा बालू फांक रहा था अफगानिस्तान में। समझ में आ रहा है ना? इंडिया का राजा सब उसको बुला लिया था। और बाबर वॉज अ वेरी मतलब हाईली स्किल्ड एंड मतलब बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी था। तो राजा सब बुला तो लिया इंडिया को, इंडिया वाला, कि उसकी मदद से दिल्ली के राजा को हराएंगे। लेकिन एक बार जब वो इंडिया आया तो फिर बाकी के लोगों को ही हरा दिया। और तब स्टार्ट हुआ मुगल डायनेस्टी, है ना, इंडिया में, जो कि 400-500 साल चला, है कि नहीं? चलो इसके बाद नेक्स्ट आओ, जैसे छोड़ो इंडिया नहीं, फ्रांस में हम लोग। इसके बाद देखो, ये जो फ्रांस का राजा है लुइस 16, इसका शादी भी हो गया है। ये क्वीन का नेम क्या है, प्रिंसेस का नेम क्या? अंडरलाइन करो, मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट, है ना? यही वो रानी है जिसने बोला था ब्रेड नहीं है तो क्या खाओ, केक खाओ। तो रानी को केक खिलाया था सब। फिर इसके बाद देखो, अपॉन हिज एक्सेशन, देखो जब लुइस 16 किंग बनता है ना, तो फ्रांस का कंडीशन सही नहीं था उस वक्त। जब लुइस 16 किंग बना था, है ना मनीषा, तो फ्रांस का कंडीशन अच्छा था कि नहीं? नहीं, फ्रांस का कंडीशन उस समय बहुत खराब था। देखो क्या क्या कंडीशन था उसका, ध्यान से सुनो। जब वो किंग बना तो वो देखा कि सरकारी खजाना खाली हो चुका है, एम्प्टी ट्रेजरी। अंडरलाइन कर लेना, एम्प्टी ट्रेजरी, वहां लिखा हुआ है, जो जो वर्ड बोल रहे अंडरलाइन करते जाओ। ट्रेजरी खाली था। नेक्स्ट, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस, देखो ये जो दो कंट्री है ना, ये दोनों का गजब लड़ाई हुआ है पास्ट में, फ्रांस एंड इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड का कंटिन्यूअस लड़ाई होते रहता था पूरे दुनिया में, कभी इधर कभी उधर। अरे आप समझ रहे हो ना? सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां आया था? यूरोप में, फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। तो उन लोग के पास बहुत एडवांस्ड मशीन आ गया था बहुत पहले ही। समझ में आ रहा है ना? वो लोग बहुत बहुत अच्छा अच्छा शिप बनाने लगा था। अब जो शिप बना लेगा तो पूरे दुनिया में घूमेगा ना। तो फ्रांस वाला, इंग्लैंड वाला, वो सब डिफरेंट डिफरेंट जगह जाने लगा, एशिया में आने लगा, अमेरिका जाने लगा, ऑस्ट्रेलिया जाने लगा, और वहां वहां पहुंच के वहां के लोगों पे वो लोग कब्जा करने लगा। जैसे इंडिया भी आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, कहा कि व्यापार करेंगे, और धीरे धीरे पूरे इंडिया पे ही राज करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी। बताइए तो, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो सब एडवांस था थोड़ा। तो अमेरिका और फ्रांस का कंटिन्यूअस लड़ाई चलता रहता था कॉलोनीज को लेकर। फ्रांस कहता था नहीं ये मेरा कॉलोनी है, इंग्लैंड कहता था नहीं ये मेरा कॉलोनी है, नहीं हम इधर जाके एक्सपेंड करेंगे। तो वो दोनों आपस में लड़ता रहता था। तो फ्रांस क्योंकि कंटिन्यूअस लड़ाई में था इंग्लैंड के साथ, तो लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बिना आप सोल्जर्स को भेजोगे ना लड़ाई करने के लिए, सोल्जर्स को आपको इनकम देना पड़ेगा। जिस दिन सोल्जर को पता चलेगा कि अच्छा आज अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो गन उन रख के चल देगा, कहेगा कि लड़िए जी राजा जी, आइए संभालिए, गन यहाँ रख दिए हैं, 5 किलो का गन है, उठा लीजिएगा।
समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए लड़ाई इज वेरी कॉस्टली। आपको गन्स, एम्यूनिशन, उनका शील्ड, ये सब कैसे बनेगा? पैसा चाहिए उसके लिए, तो लड़ाई इज वेरी कॉस्टली। तो बस फ्रांस का ट्रेजरी एम्प्टी हो गया पहले, एक तो लड़ाई के चलते कंटिन्यूअस वॉर्स में रहता था फ्रांस। दूसरा, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस। वर्सेलिस एक सिटी है फ्रांस का, और वहां पे एक बहुत बड़ा महल था राजा का, जिसमें राजा रहता था, द पैलेस ऑफ वर्सेलिस। अब बहुत बड़े महल को चमका के रखने के लिए, चक चक शाइन करता रहे वो, उसका मेंटेनेंस का खर्चा आएगा कि नहीं? अब बहुत बड़े महल में आपका कमरा एक कोने में है, किचन दूसरा कोने में है, तो चाय कौन पिलाएगा? आप खुद जाओगे? नहीं, आप स्टाफ रखोगे। तो इतने बड़े पैलेस को मेंटेन करने का भी तो खर्च आता होगा ना। और देखो लिखा हुआ है एक्स्ट्रावैगेंट था वो, मतलब हद से ज्यादा फैसिलिटी था वहां। ऑलरेडी तिजोरी खाली पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना? और इधर हम दिखावा कर रहे हैं, तो गलत बात है ना। तो वर्सेलिस में भी रुपए खर्च हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद नेक्स्ट देखो, अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। ये जो अमेरिका देख रहे हो ना, यूएसए, इसको आजादी किसने दिलवाया? फ्रांस ने दिलवाया। किससे? ब्रिटिशर्स से। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रांस अब फिर वॉर पे गया, और जब ये फ्रांस लड़ाई पे गया था इंग्लैंड के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, तो फ्रांस पे 1 बिलियन लेवरे का लोन चढ़ गया था। लोन जानते हो ना? आप किसी से पैसा मांग लिए तो आपने लोन लिया, अब आपको उसको चुकाना पड़ेगा ना। तो 1 बिलियन लेवरे, लिवरे वहां का करेंसी है। जैसे इंडिया का करेंसी क्या है? रुपी। वैसे ही वहां का करेंसी क्या है? लिवरे था, सॉरी है नहीं था, फ्रांस का करेंसी था लिवरे। तो 1 बिलियन लिवरे का लोन लेना पड़ा था उनको उस लड़ाई को लड़ने के लिए। और जब वो 1 बिलियन लिवरे का लोन लिए थे ना, उस वक्त ऑलरेडी फ्रांस पे 2 बिलियन लिवरे का लोन था। बताइए 2 बिलियन प्लस 1 बिलियन कितना हो गया? बताइए, फ्रांस 3 बिलियन लोन में था, और इधर आपको कोई 100 रुपया भी उधार नहीं देता है। समझ में आ रहा है ना? बताइए, 100 रुपया उधार मांगने जाओगे, नहीं देगा सर। समझ में आ रहा है ना? 100 रुपया क्या है? खुद ही नहीं है तो कैसे देगा दोस्त आपको? आपका है कि नहीं? उधर बताइए फ्रांस 3 बिलियन लेवरे लोन में चला गया है। आप देख रहे हो, आप खुद देखो, ट्रेजरी खाली है, राजा दिखावा कर रहा है, रानी के साथ केक खा रहा है, और इधर 3 बिलियन लिवरे का लोन भी चढ़ा हुआ है। इतना पैसा कहां से आएगा? बताइए, आप इस बात को समझो। फ्रांस को लड़ाई लड़ना है, पैसा चाहिए, समझ में आ रहा है ना? कोर्ट को मेंटेन करना है, पैसा चाहिए, लोन का इंटरेस्ट चुकाना है, पैसा चाहिए, और जब तिजोरी खोल के देख रहे हैं तो पैसा है ही नहीं। तो पैसा कहां से आएगा फिर? सोचो, टैक्स, पब्लिक देगा पैसा। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रांस क्या किया? पब्लिक पे टैक्स लगा दिया, पब्लिक पे टैक्स लगाओ, टैक्स को बढ़ाने लगा, कहा पैसा चाहिए। और भी सबका बदमाशी देखो, ये जो फ्रांस है ना, ये फ्रांस 3 क्लास में बटा हुआ था, है ना? 3 स्टेट में बटा हुआ था, जो है ना। फर्स्ट स्टेट में जो था, स्टेट मतलब क्लास, टॉप क्लास, फिर उसके नीचे, उससे नीचे वाला क्लास, और सबसे नीचे सबसे लो क्लास। समझ गया ना? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट। ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे ना, ये लोग रिच थे, एलिट थे। फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? क्लर्जी। क्लर्जी मतलब जो पूजा पाठ कराते थे चर्च में, समझ में आ रहा है ना? जो प्रीस्ट हो गए, वो सब हुए क्लर्जी। मतलब आप एक तरह से समझ लो चर्च। चर्च और चर्च से जुड़े हुए प्रीस्ट, दे वर इन फर्स्ट स्टेट। सेकंड स्टेट में कौन था? नोबिलिटी, है ना? नोबिलिटी मतलब वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था, जमींदार, आप समझ लो, बहुत बड़े बड़े जमींदार। 1 मिनट रुको तो आ रहा हूं।
एलीट क्लास थे, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद फ्रांस में था थर्ड एस्टेट, और थर्ड एस्टेट में कुछ रिच बिजनेसमैन आते थे, समझ में आ रहा है ना, और पीजेंट्स भी आते थे, है ना, जो बहुत गरीब लोग थे वो भी थर्ड एस्टेट में आते थे, ठीक है। और हम मैंने आपको बताया फ्रांस का ट्रेजरी एम्प्टी है, फ्रांस कंटिन्यूअस वॉर्स पे है, एक्स्ट्रावेगेंट पैलेस ऑफ वर्सेलिस को भी मेंटेन करना है, ऑलरेडी लोन है, लोन का इंटरेस्ट चुकाना है, तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा, टैक्स से आएगा। और उन्होंने फ्रांस के जो उस समय का गवर्नमेंट था, मोनार्कियल गवर्नमेंट, उसने टैक्स सिर्फ किस पे लगाया, थर्ड स्टेट। मतलब जिसके पास पैसा है वो टैक्स नहीं दे रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसी को टैक्स देना है, मतलब जिसके पास कम पैसा है। तो इससे वो थर्ड स्टेट गुस्साएगा कि नहीं। अब देखो यहां पे, देखो थर्ड स्टेट में लिखा हुआ है, थर्ड स्टेट किससे किससे बना है, साइड में देखो जो बॉक्स बना हुआ है, देखो थर्ड स्टेट में एक तो बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, इनका कंडीशन ठीक था, इनका कंडीशन उतना खराब नहीं था, क्योंकि ये लोग सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनको इनका इनकम मिलता होगा, तो उनका लाइफ ठीक ठाक होगा। कौन कौन, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी, ट्रेडर, जो सामान खरीदता बेचता है एक जगह से दूसरे जगह, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ठीक है। थर्ड स्टेट में इसके नीचे कौन आते थे, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। पीजेंट मतलब हो गए फार्मर्स, आर्टिसन मतलब क्राफ्ट्समैन, मतलब जो अपने हाथ की मदद से कुछ कुछ डेकोरेटिव आइटम या कुछ सब बनाते हैं, ठीक है। और उनके भी नीचे कौन थे, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सब थे। और ये जो पीजेंट्स थे ना, पीजेंट्स जो फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस लेबरर्स जो थे, है ना, ये जो पीजेंट है, पीजेंट का पॉपुलेशन फ्रांस में था 90%, यानी 90% से भी ज्यादा लोग थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे, और 10% से भी कम लोग फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट में आते थे। और इन्हीं के पास सबसे ज्यादा वेल्थ और लैंड था, इनके पास कुछ नहीं था, और टैक्स इन्हीं को देना है सारा। क्लर्जी और नोबिलिटी को कोई टैक्स नहीं देना है ना। तो ये सब जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सब पॉलिटिकल कॉज है। पॉलिटिकल कॉज क्या क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कि ट्रेजरी एम्प्टी था, फ्रांस कंटिन्यूअस वॉर्स पे था, एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट मेंटेन कर रहे थे, लोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा था और उस पर भी इंटरेस्ट दे रहा था गवर्नमेंट, तो ये पॉलिटिकल कॉज है। और ये सब सोशल कॉज है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, है ना, कि जो सबसे पुअर है उसी को सबसे ज्यादा टैक्स देना है, जो रिच है उनको टैक्स ही नहीं देना है। आप समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। तो यहाँ तक आप रीड करना घर पे जाके, ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है ना सबको?